हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली आईएएस। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, डेली आंसर प्रैक्टिस की। ये हमारा तीसरा सेशन है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने आंसर लिखते हैं और ये है बेस्ट कॉपी। हम कभी कोशिश करते हैं आपको कि बेस्ट कॉपी दिखाएं, आपको मोटिवेट करें। देखिए, इस तरीके से आपकी कॉपी इवैल्यूएट होती है स्टूडेंट्स। इस तरीके से मैंने ये बेस्ट कॉपी कल भी दिखाई थी, बेस्ट कॉपी मैंने कल भी दिखाई थी स्टूडेंट्स, और आज भी मैं दिखा रहा हूं। ये बच्चे की जो कॉपी है बहुत अच्छे से उसने खुला खुला लिखा है। कुछ पॉइंट जरूर हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में हमने उनको दिए हैं कि भाई ये कमेंट जो पर्टिकुलर है कि क्या गलत है क्या सही है। और इनफैक्ट बात सिर्फ गलत की नहीं है, आंसर राइटिंग में ये बताना बहुत जरूरी है कि इसको बेटर कैसे भी बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस रिस्पेक्ट में ये कॉपी अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे ही अपने आंसर्स को लिखिए। और ये जो पर्टिकुलर आपकी आंसर राइटिंग है, ये PW चैनल, जो PW ओनली आईएएस का चैनल है, टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस प्रैक्टिस ग्रुप, इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, इस टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर्स को भेज सकते हैं। क्लियर? विद दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, लेट मी स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू द गॉड। और मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आपके फ्रेज वाइज या कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इसमें ये कोटेशन जो है रामकृष्ण परमहंस जी के रिस्पेक्ट में है और डिस्कस करना है हमको कि क्या इंपैक्ट है उनकी टीचिंग्स का इंडियन स्पिरिचुअलिटी के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जो सर्विस टू द गॉड की बात है, ये सर्विस ऑफ द मैन की बात है, इसके रिस्पेक्ट में पहले तो आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि भाई इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो ह्यूमैनिटी की तरफ फोकस रखे। ह्यूमैनिटी की तरफ अगर आप फोकस रखेंगे, ह्यूमनिज्म की तरफ फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली एक तरीके से आप भगवान को भी खुश कर रहे हैं। यही तो मतलब है। अगर आप इंसान की सेवा कर रहे हैं तो आप भगवान की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि ह्यूमैनिटी ही गॉडली लेवल पर उसको लिंक किया है इस कोटेशन में। फिर आपको बॉडी पार्ट में रेलेवेंस बताना है इस पर्टिकुलर कोटेशन का, और उसके सेकंड पार्ट में रामकृष्ण परमहंस जी के रिस्पेक्ट में आपको स्पिरिचुअलिटी जो एस्पेक्ट है, अगर हो सके तो आज के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स देकर के आंसर लिखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके रिस्पेक्ट में आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। ये मॉडल आंसर है, तो मॉडल आंसर का इंट्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट्स, कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि इस पर्टिकुलर कोटेशन से एसेंस ऑफ सेल्फलेसनेस, कौन सी वैल्यू? सेल्फलेसनेस की वैल्यू झलकती है, यूनिवर्सल लव की वैल्यू झलकती है। इनफैक्ट ये फिलोसॉफिकल और ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी है जो अल्टीमेटली इंसान को बताता है कि उसे कंपैशनेट होना चाहिए, एल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरिज्म मतलब ह्यूमैनिटी की तरफ उसका जो है फोकस होना चाहिए, रादर देन कि वो अपने लिए सोचे, ह्यूमैनिटी के लिए उसको सोचना चाहिए। एंड अल्टीमेटली वो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की मदद करे। एंड ये अगर कोई पर्सन करता है तो डिवोशन टू हायर पावर और डिवाइन एंटिटी को भी एक तरीके से वो जो सेटिस्फेक्शन है उसको अचीव करता है। These are the proper statements which you can write in the exam. This is a way of expression. I am showing you directly, explicitly, because sometimes students feel that introduction लिखना सर मुश्किल हो जाता है। आपने बोला वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसे लिखूं कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका ये रहेगा। अब आते हैं इसके टॉपिक के बॉडी पार्ट पर। अब बॉडी पार्ट में मैं अपनी पहली हेडिंग बनाऊंगा रेलेवेंस के रिस्पेक्ट में, पूरा लिखूंगा मैं। देखिए, मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आपको अपनी कॉपी में आंसर राइटिंग के टाइम पर पूरा लिखना है कि क्या रेलेवेंस है आज के समय में, या क्या रेलेवेंस है इस पर्टिकुलर कोटेशन का रामकृष्ण परमहंस जी की। तो पहला रेलेवेंस तो यही है कि पर्सन को एल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए, एल्ट्रुइज्म, उसको एल्ट्रुइज्म शो करना चाहिए। अल्टीमेटली ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन को सोशल जस्टिस की तरफ जाना चाहिए। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए अगर आप एग्जाम्पल दें स्टूडेंट्स, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हैशटैग मूवमेंट है, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। डन।
तो ये वाला एस्पेक्ट आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि कम्युनिटी सर्विस। थर्ड पॉइंट हो गया कम्युनिटी सर्विस। और कम्युनिटी सर्विस में अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो देखिए सिखिज्म से हम एग्जांपल दे सकते हैं। सिखिज्म में जो कॉन्सेप्ट है लंगर का, कम्युनिटी सर्विस का, you can give this example and definitely this example is the best example here in this regard. Ultimately fourth point philanthropy का है। फिलेंथ्रॉपी का मतलब हुआ कि भाई इंसान जो है चैरिटी करे, दान करे, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आप बिल गेट्स का दे सकते हैं। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो इस तरीके से चैरिटी वर्क करती है। आप चाहें तो एल्ट्रुइज्म में दूसरों की मदद करना, इसमें आप एग्जांपल मदर टेरेसा का दे सकते हैं। मदर टेरेसा के एग्जाम्पल के साथ साथ आप चाहें तो और भी तरीके के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि आप हो सकता है कि इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएं कि भाई एक पर्सन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो दूसरों की मदद करें। चाहे तो आप इसको फिफ्थ पॉइंट बना लीजिए, चाहे तो इसी को आप फिफ्थ पॉइंट बना लीजिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 5 पॉइंट्स को देने के बाद अब आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी है स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट हेडिंग जो है ये बनेगी कि भाई इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी की जो बातें हैं उसका इंपैक्ट आज के समय में ह्यूमैनिटी पे किस पे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें भक्ति की बात कही है और ज्ञान की बात कही है, राइट। तो सिंथेसिस ऑफ भक्ति, इसको आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ भक्ति एंड ज्ञान, राइट। अल्टीमेटली इंक्लूसिविटी की बात है, इंटरफेथ हार्मनी की बात है, इंक्लूसिविटी, interfaith harmony, you can write these points, and also you can talk about ethical living, ethical living होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप फिफ्थ पॉइंट देखें, साथ ही साथ आप पांचवा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि भाई एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए दूसरों की मदद करने का, मोटिवेशन टू हेल्प अदर्स। इस रिस्पेक्ट में अगर एक दो एग्जाम्पल देने हैं स्टूडेंट्स तो आप इसमें दे सकते हैं एग्जाम्पल कि भाई उनका वो मोटिवेशन है कि लोगों की मदद करी जाए एजुकेशन के तहत। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द डिसाइपल स्वामी विवेकानंद जी, कि स्वामी विवेकानंद जी उनके स्टूडेंट थे और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, पूरी कोशिश करी कि लोगों के अंदर एक फेथ आए, अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाने की बात है, फेथ आए लोगों के अंदर, पॉवर्टी दूर हो। इस रिस्पेक्ट में उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज एन एग्जांपल। जब ये बातें आपने लिखी तो स्टूडेंट्स अब देखिए कंक्लूजन करना है हमें आंसर का। तो आंसर का कंक्लूजन आप कैसे कर सकते हैं? कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं वो इंस्पायर करती हैं हमें, वो गाइड करती हैं इंडिविजुअल्स को टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ कंपैशन, टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ एथिकल लिविंग। ये मैंने पीछे भी पॉइंट बनाया एथिकल लिविंग का। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। और अगर इन प्रिंसिपल्स को हम मॉडर्न सोसाइटी में इंप्लीमेंट भी करें तो देखा जाए तो इंक्लूसिविटी आएगी, हार्मोनियस सोसाइटी होगी, सर्विस ओरिएंटेड वर्ल्ड होगा, और इससे अल्टीमेटली रिफ्लेक्टिंग द टाइमलेस विजडम एंड यूनिवर्सल लव विच इज ऑलमोस्ट लाइक सर्विस जो है ह्यूमैनिटी की करके आप भगवान को पालेंगे। राइट दिस इन दिस मैनर। ये भी मैं बोलूंगा इनफैक्ट ये लेंदी है थोड़ा सा कंक्लूजन, इसको अगर आप और शॉर्ट कर सके, इसको अगेन आप 3 लाइंस में अगर कर सके दैट वुड बी ऑल्सो मच बेटर कंक्लूजन, क्योंकि देखिए वर्ड लिमिट भी एक चीज है और जनरली स्टूडेंट्स इसमें वर्ड लिमिट ब्रीच कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोशिश करिए इस तरीके से अपने आंसर को, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए। जहां मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन पॉइंट्स पर आप एक एक लाइन लिखेंगे और कोशिश करेंगे। सब पे तो एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, देखो सब पे एग्जाम्पल देना मुश्किल है। 4 एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर आप सर्विस की बात करें, सेल्फलेस डिवोशन की बात करें, सो देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो।
There are other examples. There are examples of Baba Amte. You can give the example of Kailash Satyarthi. Okay. In fact, these examples can also be given. Anna Hazare. So all these examples can also be given. Students, examples की वैल्यू है, रेफर करिए examples को और जरूर कोशिश करिए क्वेश्चन में लिखने की। अगला क्वेश्चन है the only thing we have to fear is fear itself. हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? सिर्फ डर से ही, फियर से ही हमें डरने की जरूरत है, ऐसा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं। एंड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट कैन बी अप्लाइड, हाउ कैन दिस स्टेटमेंट कैन बी अप्लाइड इन ओवरकमिंग एथिकल चैलेंजेस। तो इसका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्वियसली इमोशंस, फियर जो है उसको एक्सप्लेन करिए। और अगर हमें किसी चीज से डरना चाहिए तो वो फियर ही है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपने फियर में सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, तो उससे वो डर और बढ़ता जाता है। वो फियर छोटा फियर हो सकता है, उसको हॉरिफिक बनाने में हमारे थॉट, हमारा कॉग्निटिव माइंड ही है। सो यू कैन यूज दिस वर्ड एज वेल, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसमें देखिए फिर बाकी इसको कोट को आपको रेलेवेंस बताना है इस कोट का, एंड अल्टीमेटली इसमें सजेस्ट करने हैं आपको स्टेटमेंट में कि कैसे इसको चैलेंजेस, जो एथिकल चैलेंजेस आते हैं उसमें हम हेल्प कर सकते हैं इसको दूर करने की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अगेन इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। मैंने कोशिश करी है इसी तरीके से आपको पढ़ाऊं कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर दिखाऊं, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन लिखने में है वो आपको नहीं होनी चाहिए, मतलब एज ए स्टूडेंट आपको वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट स्टेटमेंट देते हैं, हाईलाइट करते हैं कि फियर जो है, फियर मोर देन एनी एक्सटर्नल थ्रेट, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है तो सबसे ज्यादा खतरनाक उसमें कुछ है तो फियर है। वो इंडिविजुअल को लिमिट कर सकता है, वो पूरी सोसाइटी को पैरालाइज कर सकता है। और अल्टीमेटली सजेस्ट करते हैं ये कि फियर अपने आप में एक पावरफुल ऑब्स्टेकल की तरह है। ये आपकी प्रोग्रेस को रोकेगा, ये आपकी इनोवेशन को रोकेगा, आपकी क्रिएटिविटी को रोकेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोक देगा। अगर इस फियर से दूर जाना है तो इस ऑब्स्टेकल को दूर करके कॉन्फिडेंस लाना है, लाइफ में क्लैरिटी लानी है। और आज का जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हमें इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज डेवलप करने होंगे, हमें एथिकल जो सोशल और टेक्निकल चैलेंजेस हैं उनको दूर करना होगा। और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको एथिकल चैलेंजेस को दूर करेंगे, वो पॉइंट्स भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आप आगे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाली लाइनें, फियर को खतरनाक बताना, फियर से प्रॉब्लम्स बताना, ये जरूरी है आपके लिए। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई फियर को आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि अपने आप में एक इमोशन है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली घूम करके आप वापस आपको वहीं जाना है कि फियर कैसे ऑब्स्टेकल बन सकता है, परेशानी का सबक बन सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगेन हेडिंग क्या रहेगी हमारी हेडिंग ही रहेगी कि अल्टीमेटली रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोटेशन। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बनता है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें बनता है स्टूडेंट्स की करेज इन द लीडरशिप। अगर हमें फियर को दूर करना है तो लीडरशिप में करेज होना चाहिए, करेज इन लीडरशिप हमें यह बताता है। देखो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एक तो गांधी जी का है। गांधी जी के अंदर वो करेज था, और सॉल्ट, जो पर्टिकुलर सॉल्ट लॉ को जो उन्होंने तोड़ा, डांडी मार्च जो उन्होंने करी, इसमें उनका वो करेज बहुत अच्छे से दिखता है। डू यू एग्री? इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रिटी, दूसरा पॉइंट आता है इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज। बहुत मुश्किल होता है इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज, बहुत मुश्किल है कि आप अपनी पब्लिक सर्विसेज में इंटीग्रिटी मेंटेन करें, बिकॉज चारों तरफ अगर किसी भी तरीके का करप्शन है या चारों तरफ किसी तरीके का फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म है, तो आपके लिए मुश्किल होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटीग्रिटी वैल्यू को अपहेल्ड करें। अब इसमें एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगा तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जांपल है सत्येंद्र दुबे जी का। ये एक इंजीनियरिंग सर्विसेज से थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड जो पर्टिकुलर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे बन रहे थे
उस रिस्पेक्ट में जो करप्शन एस्पेक्ट था स्टूडेंट्स, यहां पर एंटी करप्शन स्टैंड की वजह से लिटरली ही गॉट मर्डर्ड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो ये शो करता है कि पर्सन पब्लिक सर्विसेज में इंटीग्रिटी मेंटेन करे इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, लोगों ने अपनी जान दी है इस इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में, जिसे लोग समझते नहीं है। जिस कुर्सी पे आप बैठेंगे वो कुर्सी ऐसी है स्टूडेंट्स जिस पर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम अन्याय नहीं होने देंगे, इनजस्टिस नहीं होने देंगे, या कम से कम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन वहीं अगर करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये सच में बहुत सैड है, क्योंकि लोगों ने अपनी लाइफ भी इंटीग्रिटी जैसे वैल्यूज के लिए दी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कमिटमेंट टू द सर्विसेज। कमिटमेंट टू सर्विसेज, राइट। और एक पॉइंट आप और दे सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइसिस, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइसिस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक एग्जांपल आपका डीके अग्रवाल जी का है, डॉक्टर डीके अग्रवाल। ये बेसिकली कौन है? ये फ्रंट लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन बेसिकली डॉक्टर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। और उन्होंने वो करेज शो किया जब उन्होंने बेसिकली यहां पर करेज शो किया कि जब उन्होंने बेसिकली लोगों की मदद करी, तब जब लोग डरे हुए थे कहीं ना कहीं कोविड से। तो फियर से ही डरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फियर है। और दूसरा कमिटमेंट टू सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, इसमें भी एक एग्जांपल है। ये इसमें एक एग्जांपल आप दे सकते हैं रंजन गोगोई जी का। ये जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अयोध्या का जो वर्डिक्ट है, अयोध्या वर्डिक्ट, ये शो करता है कि इवन दो फियर था कम्युनिटी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, लेकिन इन्होंने इंश्योर किया कि जो फैसला होना है, सही फैसला होना, उन्होंने वो सही फैसला दिया। क्लियर? ये शो करता है कि अल्टीमेटली करेज तो है, और करेज इसीलिए इसकी रेलेवेंस कोटेशन की है कि डरना नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट होता है कि आपका इक्वालिटी इन दी सर्विसेज हो। 5th पॉइंट रिलेटेड टू, यही लिख देते हैं, इक्वालिटी इन सर्विस और इक्वालिटी इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब देखिए, बहुत से सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और उन सेंसिटिव मुद्दों में हमें जरूरत होती है कि कहीं ना कहीं हम स्टैंड लें। जैसे इस केस में आप कह सकते हैं रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस एक ऐसा एग्जांपल है, इसमें स्टैंड लेना जरूरी होता है, क्योंकि रिजर्वेशन हक भी है लोगों का। अगर बहुत लंबे समय तक किसी कम्युनिटी को सप्रेस किया गया है, तो आज उसे अपलिफ्ट करने के लिए, इंक्लूसिविटी लाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। ठीक है? एंड लास्ट में 5 पॉइंट, 6ठा पॉइंट यहां लिख देते हैं, 6 पॉइंट, चेंज इन सोसाइटी से डरना नहीं है। और अगर चेंजेस है सोसाइटी में तो उसके लिए हमें इनोवेशन पर फोकस करना है। और जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, एग्जांपल पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, तो उस केस में हमने क्या काम किया है, जैसे आधार वगैरह को हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया, आज पीडीएस सिस्टम से लिंक कर दिया है सर्विस डिलीवरी के लिए। तो हमें डरना नहीं है इस तरीके के सोशल चेंज से या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से डरना नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट आपको लिख दिए मैंने, ये रेलेवेंस बताते हैं। अगर आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग बनेगी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनती है कि भाई कौन कौन से तरीके हैं, वेज जिससे हम एथिकल चैलेंजेस दूर कर सकते हैं, वेज टू ओवरकम एथिकल चैलेंजेस, राइट। तो आप हेडिंग बनाइए इसमें। अब क्योंकि देखिए 3-4 एग्जाम्पल ही देने हैं आपको, ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं, आपको कुछ ही एग्जाम्पल देने हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि एक्नॉलेजिंग द फियर। सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेजिंग द फियर। सबसे पहले तो आप फियर को एक्नॉलेज करिए। फियर को एक्नॉलेज करने के बाद आपको एथिकल लिविंग के लिए एनकरेजमेंट चाहिए।
एनकरेजमेंट फॉर एथिकल लिविंग। आप एनकरेजमेंट लिखो, आप मोटिवेशन लिखो, दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर बेटर रेजिलियंस होना चाहिए, बेटर रेजिलियंस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि भाई कल्टीवेटिंग करेज, कल्टीवेटिंग करेज। और फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स बनता है यहां पर एनकरेज किया जाए, इंश्योर किया जाए इंटीग्रिटी को, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी। इन 5 पॉइंट्स के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये तरीके हैं, ये वेज हैं कि हम जो है दूर कर सकते हैं एथिकल चैलेंजेस को कहीं ना कहीं। यस वी कैन डू दैट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कंक्लूजन पे आते हैं सीधे। रोजवेल्ट कोट करते हैं कि अंडरस्कोर करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर टू अपहोल्ड द एथिकल प्रिंसिपल्स। वो कहते हैं कि गोइंग अहेड बाय फेसिंग एंड मैनेजिंग फियर, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन फॉस्टर रेजिलियंस, इनोवेशन and growth, creating more and more adaptive and confident society। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये इस तरीके की लैंग्वेज आप जरूर यूज करिए कंक्लूजन में। अगेन दो लाइन में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। यू कैन मेंशन अबाउट रेजिलियंस, इनोवेशन, ग्रोथ, अडेप्टेबिलिटी, ये सब पॉइंट्स आप जरूर लिखिए। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका बड़ा अच्छा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस। मतलब ये पावर की बात कर रहा है, पावर विद इन, आपके अंदर जो पावर है ये उसकी बात कर रहा है। पीपल ड्वेल इन फास्ट, पीपल ड्वेल इन देयर पास्ट और मे बी दे आर ड्वेलिंग इन देयर फ्यूचर। लेकिन हमें अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में ड्वेल नहीं करना है, हमें अपने अंदर की पावर को यहां पर समझना है। ये जो पावर है ये हमारे विद इन है। ये यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि इनसिग्निफिकेंस ऑफ द पर्टिकुलर ड्वेलिंग ऑफ पास्ट एंड फियर, अननोन फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये आपका पहला हेडिंग हो सकता है। फिर सिग्निफिकेंस आपसे पूछा है इनर सेल्फ का, कि आप कैसे अपने एक्सपीरियंस और नेविगेटिंग अपनी लाइफ को कैसे आप नेविगेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस रिस्पेक्ट में देखिए रैल्फ वाल्डो एमर्सन का ये पर्टिकुलर कोट है। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दिखाऊं आपको, रेफर टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज कि ये कोट एम्फसाइज कर रहा है आपकी इनर स्ट्रेंथ को, दिस इज द कीवर्ड, और आपके करेक्टर को, दिस इज द कीवर्ड। इन दोनों ही चीजों को आप ध्यान में रखें और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर अनसर्टिनिटीज को दूर करें। साथ ही साथ सजेस्ट करता है ये इस कोटेशन में कि आप जो पास्ट और फ्यूचर में जो ड्वेल कर रहे हैं ये टोटली सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। अपनी सिर्फ और सिर्फ अगर काम करना है तो इनर क्वालिटीज पे काम करना है। अल्टीमेटली डिटर्मिनेशन, करेज, बिलीव्स, इस पर फोकस करना है ताकि आप अपने आप को शेप कर सको आपके एक्सपीरियंसेस से और नेविगेट कर सको अपनी लाइफ के चैलेंजेस को। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर पहला स्टेटमेंट हम बनाते हैं, पहली हेडिंग हम बनाते हैं, तो फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाती है मोरालिटी एज द बेसिस ऑफ थिंग्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका पहला हेडिंग बनती है वो है इनसिग्निफिकेंस ऑफ द ड्वेलिंग ऑफ द पास्ट एंड फियरिंग द अनसर्टेनिटी। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि भाई हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस। कोई चीज अगर ऐसी है जो आपको हिंडर कर रही है प्रोग्रेस करने के लिए, तो देखिए इसमें एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है कि डिस्पाइट फेसिंग सेवरल फेलियर्स, उनके अर्ली लाइफ में, अर्ली प्रोजेक्ट्स में देखा गया कि उन्होंने बहुत सी सक्सेस जो है फ्यूचर में अचीव करी। उसमें से एक मोस्ट सक्सेसफुल जो एस्पेक्ट है वो है पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स है कि भाई मॉरल पैरालिसिस। मॉरल पैरालिसिस का मतलब ही हुआ कि कांस्टेंट रियूनेशन ऑन पास्ट एरर्स, आपकी पिछली गलतियां क्या हैं आप उसी में खोए रहें। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपके अंदर फियर आ जाएगा और आप इनडिसाइसिव हो जाओगे। एग्जाम्पल है रिचर्ड निक्सन्स। उनका ऑब्सेशन था विद हिज पास्ट पॉलिटिकल फेलियर्स एंड अल्टीमेटली वो वाटरगेट स्कैंडल, टू द वाटरगेट स्कैंडल, उसके रिस्पेक्ट में उनका फेलियर वो था, वो पास्ट का एक पर्टिकुलर फियर था, पॉलिटिकल फेलियर था, एज ही फियर्ड फ्यूचर इलेक्टोरल डिफीट एज वेल। ठीक है, तो फ्यूचर में भी फिर वो डरते रहे। लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का लॉस, जैसे कि भाई लांस आर्मस्ट्रॉन्ग फियरिंग हिज इनएबिलिटी टू compete आफ्टर हिज कैंसर डायग्नोसिस रिजॉर्टेड टू यूजिंग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, और वही गड़बड़ हो गई। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है स्टैग्नेशन का। आप रुक जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डरे हुए रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि फियर ऑफ पोटेंशियल रिस्क या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप वेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, एंड दिस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। एंड फिफ्थ है सेल्फ डिसेप्शन। अपने आप को धोखा ही दे रहे होगे ना एक तरीके से कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही नहीं होगा। जैसे कि विजय माल्या का फोकस ऑन दी पास्ट बिजनेस सक्सेस उनको ब्लाइंड कर दिया कि जो फाइनेंशियल हेल्थ डिटोरेट हो रही है उस पर वो एक्शन लेते। ये आपके जो 5 पॉइंट है स्टूडेंट्स, बड़े अच्छे पॉइंट है। 6 पॉइंट आपका नेग्लेक्ट ऑफ द प्रेजेंट ड्यूटीज। जब पीछे सोचते रहोगे, फ्यूचर में सोचते रहोगे, अपनी जो प्रेजेंट ड्यूटी है उस पर तो आप फोकस करोगे ही नहीं। एक स्टूडेंट अगर हमेशा वरीड रहे अपने फ्यूचर के लिए, तो आज के समय में जो उसे पढ़ाई करनी है, ये तो आप पे भी अप्लाई होता है, आज के समय में जो उसको पढ़ाई करनी है वो कर ही नहीं पाएगा। अगला जो हेडिंग बनती है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है हमारी इनर स्ट्रेंथ की। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें आता है कि हमारी सिग्निफिकेंस यही है कि हम इंटीग्रिटी को प्रमोट करें। जैसे कि रतन टाटा जी का एग्जांपल है नैनो लॉन्च करने का, कि भाई प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे नैनो के, एंड इवन इट मेंट फॉर रिकॉलिंग व्हीकल्स। बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर भी वो बढ़ते रहे आगे। ठीक है। दूसरा, आपको बिलीफ रखना होगा ना अपने ऊपर कि आप फ्यूचर के फेलियर से डरे नहीं। इसमें पीवी सिंधु का एग्जांपल है, बिलीव इन अ ट्रेनिंग एंड एबिलिटीज दैट लीड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन विन ओलंपिक सिल्वर मेडल। ठीक है, रिसेंटली 2 बार बेसिकली इस तरीके का न्यूज हमारे सामने आया है। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इनर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज अस टू अडेप्ट टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। हम नए नए सर्कमस्टेंसेस पर क्या करें, अडेप्ट करें। इसमें तो सुंदर पिचाई जी का एग्जांपल है, अडेप्टेशन एंड विलिंगनेस, और गूगल के वो सीईओ भी बने हैं। ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इतना टफ नहीं है ये पेपर अभी इस रिस्पेक्ट में। मतलब देखिए आंसर राइटिंग मुश्किल है, मैं मानता हूं इसको मुश्किल है, लेकिन जब एक बार आप बहुत सारे आंसर्स लिख लेते हैं ना, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे अडेप्टेबिलिटी वाला टॉपिक मैंने कल भी बताया, अडेप्टेबिलिटी वाला मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया है पॉइंट, तो ये पॉइंट रिपीटेबल है। अच्छा, कंपैशन या वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी अगेन एंड अगेन वो रिपीट होंगी। अल्टीमेटली सेल्फ कंट्रोल, ये आपका हो गया 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट कंपैशन। कंपैशन में मैंने पीछे भी एग्जांपल कैलाश सत्यार्थी जी का एग्जांपल दिया है। ठीक है, यहां विराट कोहली का एग्जांपल दिया है, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डाइट के रिस्पेक्ट में। डन स्टूडेंट्स। देन 6th पॉइंट इज बेसिकली स्ट्रेंथन्स योर रेजिलियंस। आपकी रेजिलियंस आपको स्ट्रेंथन करना, मतलब आप अपना आपको क्या करें, अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि कोई सेटबैक भी आए तब भी आप उससे पीछे ना हटे। इसमें एग्जांपल मैरी कॉम का है, मैरी कॉम्स रेजिलियंस इन ओवरकमिंग द न्यूमरस पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस। अल्टीमेटली यू कैन राइट इन द कंक्लूजन पार्ट कि इनर स्ट्रेंथ की बहुत वैल्यू है। अगर इनर स्ट्रेंथ है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का सेटबैक है आपकी लाइफ में, उससे आप बचोगे, ना फ्यूचर में रहेंगे ना पास्ट में रहेंगे, और आने वाले चैलेंजेस के लिए आप तैयार रहेंगे। सिमिलर पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रिटी, सेल्फ बिलीफ, कंपैशन, यू कैन अगेन राइट देम, जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ होगा एंड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू योर पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गांधी जी की कोटेशन पर है कि मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही अगर आप दो पार्ट में तोड़ देंगे तो आपका बॉडी पार्ट बन जाता है कि भाई पहला स्टेटमेंट तो यही है कि वाई मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ थिंग्स, और दूसरा पार्ट यही है कि वाई ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी। सिंपल है ये तो अब इसमें देखिए, इसमें जो इंट्रोडक्शन है आप लिख सकते हैं कि भाई मोरालिटी क्या है, आप चाहें तो उसे डिफाइन कर दीजिए। यू कैन डिफाइन मोरालिटी। मोरालिटी गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, एंड अल्टीमेटली ह्यूमन एक्शंस के रिस्पेक्ट में, रिलेशनशिप्स के रिस्पेक्ट में ये फाउंडेशन रखता है। साथ ही साथ ट्रुथ है या अडेरेंस है फैक्ट्स के साथ, उसको रियलिटी को, ट्रुथ क्या होता है, अडेरेंस टू फैक्ट्स, सच्चाई के साथ चलना, ठीक है। ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनर योर वर्ड्स, सोच समझ के लिखना इन चीजों को। ऑनेस्टी पूछा है या ट्रुथ पूछा है, ट्रुथ इज बेसिकली अडेयरिंग टू द फैक्ट्स एंड रियलिटी। तो जब ऐसा है तो डेफिनेटली ये मोरालिटी को एक सब्सटेंस देता है, मीनिंग देता है, और आपके इसी वजह से बिहेवियर, अब यहां पर बिहेवियर में आ रहे हैं हम, एथिकल कंडक्ट में आता है। तो हो सकता है कोटेशन में बिहेवियर भी हो या क्वेश्चन में मोरालिटी को बिहेवियर से लिंक करे, तो डेफिनेटली यू कैन यूज द वर्ड बिहेवियर। यहां पर जो कीवर्ड्स होते हैं ना हमारे क्वेश्चन के, जरूर इंट्रोडक्शन में आने चाहिए, ये मेरी आपसे एडवाइस है। महात्मा गांधी जी कोट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि भाई अडेरेंस टू मॉरल प्रिंसिपल्स होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, इंटीग्रिटी, जस्टिस, हार्मोनियस एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। इसी के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स देखिए अब क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। तो आपका पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ही बनता है कि भाई मोरालिटी एज बेसिस ऑफ थिंग्स। मोरालिटी कैसे बेसिस ऑफ थिंग्स है, इसमें पहला पॉइंट ही है एथिकल फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स इसके रिस्पेक्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें आपके ह्यूमन डिग्निटी। फोर्थ पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में है एनवायरमेंटल एथिक्स या फिर कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एक हो गया कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एक आपका पॉइंट हो गया एनवायरमेंटल एथिक्स। अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो एनवायरमेंटल एथिक्स में आप चाहें एग्जांपल देना तो भाई पेरिस एग्रीमेंट का एग्जांपल तो बनता ही है, पेरिस एग्रीमेंट। साथ ही साथ अगर आप और एग्जांपल देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है कि भाई आप ट्रैफिक लॉस को ठीक से भाई फॉलो करें। एथिकल फ्रेमवर्क में आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल दे सकते हैं, आप अपनी भी लाइफ से कोई पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। देन स्टूडेंट्स ह्यूमन की डिग्निटी बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप चाहें तो भाई एग्जांपल दे सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डन। ये सारी बातें, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आप किसी भी कम्युनिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, भाई कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हैं। इथोपिया के जो पर्टिकुलर लीडर रहे उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है, अबी अहमद। तो उनका आप एग्जांपल 2019 की बात है आई थिंक, तो उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स। अगला आपका हेडिंग बनता है, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्टूडेंट्स, वो ट्रुथ के रिस्पेक्ट में, कि ट्रुथ एज अ सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी। ट्रुथ as a substance of all morality। इस हेडिंग पे स्टूडेंट्स आपको पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स की भाई फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रिटी। फर्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रिटी। भाई क्या ट्रुथ सब्सटेंस है ऑल मोरालिटी के लिए? तो बिल्कुल ये एक फाउंडेशन बनेगा इंटीग्रिटी के लिए। गांधी जी का एग्जांपल, गांधी जी की कोटेशन है तो गांधी जी का एग्जांपल बनता ही है। आप चाहें तो मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, डन। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो इसमें आपका ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप्स।
right? Third point, you can write about the basis for the justice. It can be the basis for the justice. Basis for justice. देखिए इसमें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो हम निर्भया केस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इसमें अगर हम देना चाहें ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप में तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई लॉयल्टी टुवर्ड्स प्राइवेट रिलेशंस। तो एक हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है, उसका भी एग्जाम्पल बनता है। तो ऑथेंटिसिटी इन द रिलेशनशिप, फाउंडेशन फॉर इंटीग्रिटी, बेसिस फॉर जस्टिस, डन। देन यू कैन राइट पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन एज अ पॉइंट। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आई विल बी गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हैप्पीनेस अल्टीमेट एम। ये बात किसने कही? ये बात सोक्रेटिस ने कही, और सोक्रेटिस का ये कहना था, इनफैक्ट इस पॉइंट को आप, ये पहले भी टॉपिक आ चुका है एज अ क्वेश्चन, पॉइंट है उनका, कोटेशन आप दे सकते हो, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप अपने जीवन में एग्जामिन ही नहीं कर रहे कि आप कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, तो डेफिनेटली आप गलत ही चल रहे हैं। आपने अपने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया अपने लाइफ को कि आपकी लाइफ कहां जा रही है। देन अल्टीमेटली फिफ्थ पॉइंट, ये आपका हो जाता है मॉरल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, मॉरल एजुकेशन, एंड वी मस्ट फोकस ऑन मॉरल एजुकेशन टू बिकॉज द ट्रूथ एज अ सब्सटेंस फॉर ऑल मोरालिटी। अगर मॉरल एजुकेशन होगी तो सच्चाई हमेशा ही मोरालिटी के रिस्पेक्ट में एक ट्रू सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स 5 पॉइंट ये वाले हो गए, 5 पॉइंट ये वाले हो गए, आपने 3 एग्जाम्पल दे दिए। इससे ज्यादा आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, 150 वर्ड का आपका क्वेश्चन है। लास्ट में आता है कि भाई सर इसमें आपका जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा। तो कंक्लूजन देखिए महात्मा गांधी जी की दूसरी कोटेशन के साथ आप कर सकते हो, गॉड इज ट्रूथ तो ट्रूथ इज गॉड। ये भी कोटेशन आपकी देखी जाए तो यही बात कहते हैं कि सच्चाई की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि सच्चाई को हम भगवान की तरह मानते हैं। गांधी जी सच्चाई को भगवान की तरह मानते हैं, और ऐसा अगर होगा तो हार्मोनियस, रिस्पॉन्सिबल, इक्विटेबल वर्ल्ड बनेगा, जो सभी तरीके से एथिकल कंडक्ट पूरी दुनिया में फैलाएगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली मोरालिटी को आप बोल सकते हैं कि भाई ये बेड रॉक है एथिकल लिविंग के लिए और जस्ट सोसाइटी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने पूरे कंटेंट के साथ देखा जाए तो 2 तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आप पेपर पे लिखने जाएंगे तो अगेन वर्ड यूटिलाइज हो जाएंगे। तो गांधी जी के या तो इस कोटेशन के रिस्पेक्ट में इतना लिख दीजिए या ऊपर का पार्ट लिख दीजिए, इट इज मोर देन एनफ फॉर द आंसर एज अ कंक्लूजन। अगला 5th क्वेश्चन है कोटेशन बेस्ड। अब ये तो वही पूरा का पूरा कोटेशन है कि भाई कर्म कर और फल की चिंता ना कर। भगवत गीता क्या कहती है कि भाई सेट योर हार्ट अपॉन योर वर्क एंड नेवर थिंक ऑफ द रिवॉर्ड। अब भैया कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये चीज के लिए भैया आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द कोट ही है जो बतानी है। अगर आप ये भी बता पाएंगे 5 पॉइंट में तो बस इतना ही आंसर है, और आपको 2 एग्जाम्पल इसमें दे देने हैं। तो अगर सीधे चलो, मैं सीधे पॉइंट्स आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। पहले तो इंट्रोडक्शन में आपका एक कोट कहता है भगवत गीता का कि निष्काम कर्म की जो है फीलिंग होनी चाहिए। निष्काम कर्म का मतलब हो गया कि आपको फल की चिंता नहीं है। अब देखिए जितने भी फिलेंथ्रोपिस्ट है उसमें अगर कोई पर्सन एनोनिमसली डोनेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसको इच्छा ही नहीं है कि उसको रिटर्न में कुछ मिले। जैसे बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन है, उसका एग्जांपल, जैसे पीछे एक एग्जांपल बाबा आमटे का एग्जांपल है, या मदर टेरेसा का एग्जांपल है। निष्काम कर्म है ना, तो एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी आ गए। अब आते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो ये इस प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेटिंग वनसेल्फ फुली और डिवोटेड टू द एक्शंस विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट। रिजल्ट की नहीं सोचनी है, रास्ते की सोचनी है, क्योंकि ये एनकरेज करेगा एक तरीके से प्रोसेस रादर देन दी आउटकम। फोकस किस पे होना चाहिए? आउटकम पे। देखा जाए तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच भी है। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जो होती है नॉर्मेटिव एथिक्स की, वो यही होती है कि आप अपनी ड्यूटी पर फोकस करेंगे रादर देन दी एंड रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब कौन से वो 5 पॉइंट हो सकते हैं
जो स्टूडेंट्स हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। भाई पहली बात, अगर आप एथिकल इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हैं, तो आप अपनी ड्यूटी की तरफ फोकस रहेंगे। दूसरा, ड्यूटी की बात ही हो रही है तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फोकस है। तो हेडिंग क्या है यहां पर? हेडिंग हमारी है सिग्निफिकेंस ऑफ द कोड। सिग्निफिकेंस हमारे कोड की बात है। एक मिनट, हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, यू कैन राइट कि भाई सर हमें फोकस करना चाहिए एल्ट्रुइज्म पे। हाँ जी, ये कोट ये भी बताती है कि हमें एल्ट्रुइज्म पे फोकस करना चाहिए। खुद की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों की खुशी, इस पे फोकस होना चाहिए। सेल्फिश नेचर नहीं होना चाहिए। सेल्फलेसनेस एज अ वैल्यू आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप दूसरों की प्रति कंपैशन वैल्यू रखें, ये भी सोच होनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज द राइट वर्ड, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब हुआ कि भाई कहते ना भाई चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है। आपने जो भी काम किया है वो शो ऑफ नहीं करना है, हम्बल रहना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की कोटेशन है कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि लोग मुझे प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर वो मुझे देश का प्रथम सेवक कहते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीका है स्टूडेंट्स। 5 से 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिखिए और आपका आंसर बन जाएगा। कंक्लूडिंग इट, बेसिकली यू विल राइट अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स कि भाई इंडिविजुअल के अंदर पर्सनल ग्रोथ, एथिकल इंटीग्रिटी, सोशल हार्मनी, अल्टीमेटली मीनिंगफुल एंड रेजिलियंट एग्जिस्टेंस होगी। फिलॉसफी में अगर हम इस तरह से फोकस करते हैं तो हमारे लाइफ फुलफिलिंग होगा और हमारी लाइफ में एक बैलेंस भी आएगा। तो यही पूरा का पूरा थॉट है स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे आंसर में। मूविंग फॉरवर्ड टू 2 क्वेश्चंस, जैसे कि हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो ये केस स्टडी आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल इसको स्क्रीन को अभी पॉज करके आप इस पूरे के पूरे केस स्टडी को पढ़ लीजिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने केस स्टडी आंसर राइटिंग में लिखी है तो आपको ये आती है। तो फिर भी शॉर्ट में अगर बताऊं तो 10 मिनट की डिलीवरी सिस्टम सर्विस जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक तरीके की एक ट्रेंड शुरू हो गया है, उसमें राहुल एक एग्जीक्यूटिव है और वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। अब ये बेसिकली डिलीवरी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और वो इस बात से परेशान है कि भाई ये ट्रबल्ड है बाय द एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल कि कहीं ना कहीं ट्रिमेंडस प्रेशर होता है डिलीवरी बॉय के ऊपर, और ये डिलीवरी पर्सन जो है इस प्रेशर में टाइट डेडलाइंस को फॉलो करने के चक्कर में या तो वो ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं या फिर वो डेंजरस शॉर्टकट्स लेते हैं या फिर फ्यूचर में देखा जाए तो प्रेजेंट में फ्यूचर में उनके एक्सीडेंट भी होते हैं। तो दिस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन जो वर्कर्स के ऊपर आ रहा है और जो लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क में है। इसमें वो कहते हैं, इसमें कोटेशन जो पर्टिकुलर पूरी की पूरी केस स्टडी है वो कहती है कि कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन जो है प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू द कल्चर ऑफ इम्पेशंस एंड ओवर कंजम्पशन। तो देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेशंस एंड ओवर कंजम्पशन, ये क्या है? प्रॉब्लम्स है। तो राहुल वरीड अबाउट द सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजिंग सच काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज डिलीवरी फ्रीक्वेंसीज। तो एडिशनली देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब इसी पे पूरा का पूरा केस है कि राहुल को एक डायलेमा आ गया है। एक हद तक तो उसे लग रहा है कि सर्विस कैटर होनी चाहिए मॉडर्न कंज्यूमर्स तक, लेकिन दूसरी तरफ उसको लगता है कि ड्राइवर्स भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट बिजनेस रेवेन्यू के लिए रोल तो प्ले कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एथिकल डायलेमा यही है कि एम्प्लॉय का वेलफेयर भी होना चाहिए, पब्लिक की सेफ्टी भी होनी चाहिए और सोसाइटी पे भी उसका इंपैक्ट है क्योंकि सोसाइटी भी ओवर कंजम्पशन और इम्पेशंस पे आ रही है। डिसीजन मेकर राहुल है तो राहुल नीड टू एड्रेस दीज एथिकल चैलेंजेस और अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को भी मेंटेन रखना है और कंपनी के जो है कॉम्पिटिटिव जो लेवल बढ़ चुका है बाकी कंपनियों के साथ उसका भी ध्यान रखना है। इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्या एथिकल डायलेमा है राहुल के, राहुल कैसे एड्रेस कर सकता है वर्किंग कंडीशंस को, सेफ्टी को, और क्या तरीके हो सकते हैं कंपनी क्या मॉडिफाई करे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन में आपको जरूर टॉपिक के बारे में बताना है। टॉपिक आपका हो गया गिग इकोनॉमी में ये 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विसेज का जो पॉइंट है। आप इस डायलेमा को जरूर लिख दीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एट द एंड राहुल क्या डायलेमा महसूस कर रहा है। और ये देखिए आपको क्वेश्चन से ही मिल गया है,
ठीक है। फिर बात आती है स्टेक होल्डर्स की, तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स पूछे नहीं गए हैं। आप चाहें तो इस तरीके के स्टेक होल्डर्स इस इतनी डिटेल में ना लिख करके, उनके इंटरेस्ट ना बता करके बीच में गोला खींचिए, यहाँ पर लिखिए स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस स्टडी, और आप एक हब एंड स्पोक मॉडल जो होता है या डायग्राम होता है उससे आप स्टेक होल्डर्स बना दीजिए। जैसे कि डिलीवरी पर्सनल है, कंज्यूमर्स है, कंपनी है, कम्युनिटी है, इसमें लॉ भी आ जाता है, एनवायरमेंट है, लॉ है, मार्केटिंग टर्म्स है, इन्वेस्टर्स है, रेगुलेटरी बॉडीज है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, सोसाइटी एट लार्ज भी इसमें कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट पर्टिकुलर एथिकल डायलेमा राहुल इज फेसिंग। इसमें पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि भाई एम्प्लॉय का वेलफेयर सोचूं या मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचूं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट है कि पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या सर्विस की एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें है कि या तो लेबर की फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में सोचा जाए या कॉम्पिटिटिव एज के बारे में सोचा जाए। डन, बहुत बड़ा डायलेमा है ये। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सोचा जाए या फिर उसका ओवर कंजम्पशन जो चल रहा है उसको सोचा जाए। तो 4-5 पॉइंट से ज्यादा आप नहीं लिखिए। पांचवा पॉइंट आपका शॉर्ट टर्म गेन सोचना है या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, नहीं तो ऐसे कब तक चल पाएंगे। और लास्ट में पॉइंट आता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी चाहिए या आपको ब्रांड की इमेज बनानी है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के साथ आप आगे बढ़ जाइए। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 6 पॉइंट मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट आपके सामने, आप देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने आंसर में ज्यादा बातें बताते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट एकदम से याद नहीं आते एग्जाम में। तो एक बार आपने सुन लिया है, समझ लिया है, एक बार लिख लिया है, तो डेफिनेटली अब आप उसको रिकॉल कर पाओगे। क्वेश्चन आता है कि भाई राहुल कैसे एड्रेस कर सकता है वर्किंग कंडीशंस को। तो राहुल एड्रेस कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि भाई रियलिस्टिक डिलीवरी टाइमलाइंस होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई लोगों ने, आप अगर ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा टाइम फिक्स रहेगा, तो वो जो है आपको डायनेमिक रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि भाई सेफ्टी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, और सेफ्टी गैजेट्स वगैरह ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि भाई बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक्सीडेंट में अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कि भाई उसकी फैमिली को क्या कंपेंसेशन मिलेगा, उसका हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, या उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, इसमें देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कंपनीज ऑफर करती हैं। ठीक है, सेम पेन यूज करते हैं, सेम कलर। फोर्थ पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप रियल टाइम ट्रैकिंग करिए, कस्टमर को भी आप इनफैक्ट जो टाइम है वो जो जेन्युइन टाइम है वो मेंशन करिए। ठीक है, DHL यूजेस एडवांस रूट ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये बड़ी अच्छी चीज है। इनफैक्ट मैं एग्जांपल लूंगा उबर का भी। वैसे तो ये सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है, लेकिन उबर में भी अपना जो है अपने मैप्स है, और वो भी उसी हिसाब से मतलब रियलिस्टिक वे में चलते हैं। फिफ्थ हो गया भाई फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, और ये फीडबैक मैकेनिज्म ड्राइवर्स के लिए भी जरूरी है। देखो उबर्स फीडबैक मैकेनिज्म, मैं अभी उबर का एग्जांपल ले ही रहा था। सिक्स्थ आ गया लीगल कंप्लायंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। डन, एंड अडेयरिंग टू द इंडियाज मिनिमम वेज एक्ट, मतलब इसमें लीगैलिटी भी ध्यान में रखनी है कि भाई पैसा हक पूरा मिले। कोई भी वर्कर है, मेहनत कर रहा है, तो उसको हक भी मिलना चाहिए। ये वाली बातें आपकी हो गई। रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहे डेफिनेटली, अगर मेंटल हेल्थ आ रहा है, और काउंसलिंग भी होनी चाहिए, काउंसलर्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट भी है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाए, हेलमेट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाए। तीसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स की क्या तरीके हैं कि कंपनी मॉडिफाई कर सकती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। तो उसमें पहला पॉइंट आता है भाई प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और फिट, जो लो फैट इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। तो ये पैटागोनिया का डोंट बाय दिस जैकेट इस तरह का कैंपेन चला था। तो बेसिकली वो लोगों के बिहेवियर को शिफ्ट करने के रिस्पेक्ट में था स्टूडेंट्स। दूसरा आता है भाई एजुकेशनल कैंपेन्स, लोगों के लिए भी जरूरी है कि भाई सोसाइटी में ओवर कंजम्पशन हो रहा है, या मीडिया, सोशल मीडिया का आप यूज करो, वेबसाइट का यूज करो। स्टारबक्स कैंपेन टू एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रीयूजेबल कप्स, ये एग्जांपल है। तीसरा पॉइंट है कि भाई डिलीवरी पर्सनल की स्टोरीज आप जरूर शेयर करें लोगों तक, क्योंकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा है आपको एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट असेसमेंट उसका होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। और पांचवा हो गया कि आपको कंज्यूमर रिवॉर्ड्स फॉर एथिकल चॉइसेस भी होना जरूरी है।
जैसे कि एक ना अगर आप स्विगी में देखें तो उसमें ऑप्शन आता है कि क्या आप एनवायरमेंट फ्रेंडली डिलीवरी चाहते हैं या स्टैंडर्ड डिलीवरी चाहते हैं, वो भी एक एग्जांपल इसमें आ जाएगा। सिक्स्थ आ गया भाई एथिकल ब्रांड्स का पार्टनरशिप करना। एडिडास पार्टनरशिप विद पार्ले फॉर द ओशंस टू क्रिएट शूज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड ओशन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव। देन साथ में आ गया ग्रीन सर्टिफिकेट्स एंड लेबल्स प्रोवाइड करना, तो डेफिनेटली इतना आप नहीं लिख पाओगे, 6 पॉइंट है, काफी है। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पर। आपका स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कंक्लूजन आता है, 3 क्वेश्चन थे, आपका कंक्लूजन आता है कि भाई राहुल कैन फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस, और वो एसडीजीज आप 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एसडीजी को मेंशन करिए, एसडीजी 8, एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है, एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। अगर आप इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एथिक्स के आंसर में, कंक्लूजन में या बॉडी पार्ट में यूज करते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है स्टूडेंट्स। तो रेफर टू दिस, कंटेंट दे दिया है, रेफर टू दिस। अगला केस स्टडी स्टूडेंट्स, अगेन मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पॉज करके पूरी केस स्टडी को पढ़िए, आराम से पढ़िए इसको, कि भाई आदित्य 25 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट है, प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट में है, ज्वाइंट टॉप टायर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को उन्होंने ज्वाइन किया है, एकेडमिक एक्सीलेंस है। आदित्य स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंपनी की हाई एक्सपेक्टेशन को वो कैसे फुलफिल करें। वर्क कल्चर बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स दे रहा है, लैक ऑफ सपोर्ट है, मैनेजर की तरफ से भी नहीं है। मिस्टर शर्मा जो मैनेजर है, हु इज नोन फॉर रिलेंटस एंड हार्श मैनेजमेंट स्टाइल। अब ऐसे में भाई इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ तो जाएगी ना, तो इसी में कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो ग्लोरीफाई करता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, और एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करता है वर्क ओवर पर्सनल हेल्थ। अब आदित्य रिक्वेस्ट करता है फॉर मोर मैनेजरेबल वर्कलोड्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम, लेकिन अल्टीमेटली एचआर डिपार्टमेंट या मैनेजर कहीं ना कहीं फोकस्ड है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। अब इस तरीके के जो वर्क कल्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका पूरी की पूरी जो ये केस स्टडी है वो इस बारे में है कि एज प्रेशर माउंटेड आदित्य मेंटल हेल्थ डिटोरेटेड एंड ही कन्फाइंड इन दी कलीग्स दैट दे वर टू ओवरवेल्म्ड बाय द टॉक्सिक कल्चर फेल्ट बाय देम and this is helpless. The continuous stress is there, lack of support is there, and Aditya takes his own life. So basically एक concept इस चीज का है कि excessive pressure की वजह से वो अपनी life भी कहीं ना कहीं ले लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी controversy create करता है जो work life balance के respect में है। वो एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन जाता है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ और वेलबींग के रिस्पेक्ट में एक बड़ा डिस्कशन हो जाता है कि अब पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि सुसाइड कर लिया है, इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, तो एक नेशनल डिबेट का इशू बन गया है। तो की एथिकल इश्यूज क्या रेज होते हैं इस केस में, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर की बात क्या है, या कंपनीज बैलेंस कैसे करें हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को और मेंटल हेल्थ को, या फिर इस सिनेरियो में व्हाट रोल डू लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट कल्चर प्ले। 3 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। पहला है कि भाई इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आप कॉर्पोरेट के वर्क कल्चर के रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए वर्क कल्चर, आपका वर्क कल्चर जो टॉपिक है ये आपका प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस टॉपिक के अंडर भी आता है, तो इन शॉर्ट आप इस चीज को आराम से लिख पाएंगे। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप चाहें तो इसे कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब इसमें स्टेक होल्डर्स नहीं पूछे हैं, तो डेफिनेटली हम स्टेक होल्डर्स पे नहीं जाएंगे, हम सीधे पूरे के पूरे आंसर पे जाएंगे। पहला पॉइंट यही है कि की एथिकल इश्यूज इसमें क्या है, कि भाई एम्प्लॉय की वेलबींग जो है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, डन। सेकेंड पॉइंट है कि वर्क कल्चर ही टॉक्सिक है। तीसरा पॉइंट आता है कि भाई मैनेजरेबल नेग्लिजेंस, मैनेजर ने भी तो नेग्लिजेंस शो करी ना, जब उसको ये बात बताई गई तो उसने क्या किया, सपोर्ट तो दिया ही नहीं, डन। फोर्थ आ गया भाई ह्यूमन रिसोर्स का भी फेलियर है कहीं ना कहीं, एंड फिफ्थ आ जाता है डिसरिगार्ड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ हो गया इरोजन ऑफ ट्रस्ट, कहीं ना कहीं अब नेशन वाइड डिबेट चली गई है, ये चल गई है, तो कहीं ना कहीं बाकी एम्प्लॉयज का भी ट्रस्ट अब कंपनीज के ऊपर खत्म हो गया है। और एक आ रहा है कि भाई एथिकल लीडरशिप का कहीं ना कहीं फेलियर भी हुआ है। मिस्टर शर्मा को आप एग्जांपल लिख करके लिख सकते हैं। बाकी ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है डेफिनेटली, एडिट पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि कंपनीज, हाउ शुड कंपनीज बैलेंस द हाई परफॉर्मेंस, तो भाई कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो इंप्लीमेंट करे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करे, वो एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करे, और फ्लेक्सिबल वर्किंग पॉलिसी होनी चाहिए। वर्किंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए,
वर्क ऑप्शंस होने चाहिए, वर्कलोड एक्सपेक्टेशंस को देखने की जरूरत है। गूगल इन्फोसिस ऑलरेडी ये करता है, यू कैन मेंशन दीज एग्जांपल्स। तीसरा है भाई फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म इस रिस्पेक्ट में। चौथा आप लिख सकते हैं भाई क्रिएटिंग अ सपोर्टिव कल्चर, सपोर्टिव कल्चर बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वर्क लाइफ का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। इसमें आप जैसे फैमिली डेज इनिशिएटिव है या फिर हॉलीडे पैकेजेस, हॉलीडे कभी कभी देती है, ट्रिप्स कराती है कंपनीज, आईटी कंपनी में जनरली होता है, या पार्टी होती है, वो सारी चीजें जो बातें हैं वो आप लिख सकते हैं कि भाई एटलीस्ट वीकेंड पर गेट टुगेदर, पार्टी नहीं लिखना, इसको गेट टुगेदर करके लिखना ठीक है। चलो नेक्स्ट, पांचवा छठा पॉइंट हो गया एस्टेब्लिशिंग क्लियर बाउंड्रीज की पर्सनल टाइम आपका क्या है और ओवरवर्क नहीं करना है। लीगल इंप्लीकेशंस भी इसमें, अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंट वर्क स्टैंडर्ड्स भी कोड कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि इस सिनेरियो में रोल ऑफ लीडरशिप क्या है, या कॉर्पोरेट कल्चर को शेप करने के लिए, वेलबींग के लिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है एम्प्लॉय वेलबींग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटल हेल्थ आदित्य की जाती है तो उसका कारण मिस्टर शर्मा है कहीं ना कहीं। एथिकल डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है जो कि नहीं हुई इस केस स्टडी में। बिल्डिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप ये भी बहुत जरूरी है, मिस्टर शर्मा ने ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करी आदित्य के साथ। चौथा पॉइंट आता है एम्बेडिंग एथिकल वैल्यूज, बहुत जरूरी है एथिकल वैल्यूज में। इसमें आप एथिकल वैल्यूज आप लिख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी एक एथिकल वैल्यू है, कॉर्पोरेट कल्चर को इस बात का ध्यान रखना है। एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय की भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा कंट्रोल कि उसकी मेंटल हेल्थ पे आ जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ हो गया सेफ एनवायरनमेंट, फॉस्टरिंग सेफ एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन डोर पॉलिसी फॉर डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओपन डोर पॉलिसी, ये पॉलिसी का नाम आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप बोलेंगे ये बहुत ट्रेजिक था कि आदित्य की इस तरह से डेथ होती है और नेशन वाइड एक डिबेट बनती है, तो इससे ये एक कहीं ना कहीं हमें सबक लेने की जरूरत है कि एम्प्लॉय का टेक केयर करने का भी जिम्मेदारी वर्क कल्चर की है। और एक कॉर्पोरेट कल्चर में आज के समय में, मॉडर्न जमाने में, ये बहुत जरूरी है कि हम टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में ह्यूमन वैल्यूज को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड विशेस फ्रॉम माय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।